हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को 11th पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल एंड छोटा चैप्टर दिखता है, बट अगर नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा एंड प्यारा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है। और आप देखेंगे कि जो रेगुलर आप हर एक ईयर इस चैप्टर से 2 से 3 4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं और आने के संभावना भी रहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको ऑर्गेनिक भी आसान लगने लगेगा। इतना ही नहीं, इस चैप्टर से आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में काफ़ी आपको सहूलियत होगी, राइट। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड दो एटम के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? दो एटम के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि कोई अगर मदर अगर कोई सन के बीच का अट्रैक्शन होता है, उसी तरीक़ा से कोई जैसे भाई बहन के बीच का अट्रैक्शन होता है, उसी तरीक़ा का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। दो एटम के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन क्या है? एक फोर्स है, राइट। चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है केमिकल बॉन्डिंग का? द अट्रैक्टिव फोर्स the attractive force which hold the atoms, ions, etc. of a chemical species is called chemical bond. केमिकल बॉन्ड। अब सवाल आती है, जो केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है इसके पढ़ने के लिए? ठीक ना, देखते हैं कि why chemical bonds are formed। बेसिकली ये बॉन्ड जो फॉर्म होता है कोई भी एटम चाहे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एटम अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो कोई भी एटम का एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स बनना चाहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स वो स्टेबल होता है, राइट। क्या होता है? एटम्स हैव हायर एनर्जी। हायर एनर्जी होता है किससे? देन मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम चाहता है कि स्टेबिलिटी अटेंड करे। कैसे अटेंड करेगा स्टेबिलिटी? वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा, राइट। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? टू अचीव ऑक्टेट रूल। अच्छा, ऑक्टेट रूल अचीव कर क्या करता है? गेन करता है नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। गेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या करता है? अटेंड नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है, राइट। चौथा पॉइंट क्या कह सकते हैं? टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
ऑफ द सिस्टम। इसको अगर एग्जांपल से समझे, अगर कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लोअर एनर्जी में रखना पड़ेगा। स्टेबल के लिए क्या होगा, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो इसका क्या होगा, लोअर एनर्जी होगा, इसको एग्जांपल से अगर समझे, जैसे सपोज कर लो एक रिंग है, कोई एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर में एक बॉल को रख दिया गया। अभी ये बॉल अगर इसके रिंग के ऊपर रखा गया टॉप फ्लोर पे, टॉप पे, तो ये रिंग अभी अनस्टेबल है, क्योंकि इसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वजह से क्या है, ये अनस्टेबल है। अगर कोई दूसरा रिंग लूँ मैं, अगर इस रिंग के बॉटम पे कोई अगर बॉल को रखूँ, तो क्या बता सकते हैं ये बॉल अभी ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है? ये अभी ज़्यादा स्टेबल है, ये इसको गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्या नहीं है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और क्या होता है, अगर एनर्जी किसी भी सिस्टम का डिक्रीज करता है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। क्या लिखे, डिक्रीज इन 5वां पॉइंट, डिक्रीज इन एनर्जी क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बोल सकते हैं। इसको अगर चाहे तो एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कर लो कोई एक एटम है, इसका ये फर्स्ट सेल है, एक दूसरा एटम है, इसका भी ये फर्स्ट सेल है, सपोज दैट। तो एटम को मान लेते हैं फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लेते इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लेते कि इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है। ये सब तो आप भी जानते होंगे। इसके बीच में अब कौन सा फोर्स लगे, कितने टाइप का फोर्स लग सकता है? इसमें बेसिकली 2 टाइप का फोर्स लगेगा, एक तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो यहाँ से लगेगा आपको इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स को इस तरीके से दिखाते हैं, इस फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स से दिखा देते हैं। और किसके बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच में भी लगना चाहिए, इसके बीच में भी लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। और ये न्यूक्लियस भी तो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसके बीच में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और इसके बीच में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, राइट। दूसरा फोर्स जो है रिपल्सन फोर्स, अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। इस फोर्स को इस तरीक़ा से दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे, इस तरीक़ा से, इसको बोल देते हैं रिपल्सिव फोर्स। और कहाँ लगेगा रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में भी लगेगा रिपल्सिव फोर्स, और न्यूक्लियस के बीच में भी लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन क्या होगा, व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms, देन, तो क्या होना चाहिए, अगर 2 एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। तो क्या कंडीशन लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। रिपल्सिव फोर्स से, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को अगर हम लोग AF से इंडिकेट करें और रिपल्सिव फोर्स को RF से इंडिकेट करें, तो ये कंडीशन होना चाहिए था, राइट। कोई दिक्कत? इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम को A बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इस एटम को A बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं B बोल देते हैं, कोई दिक्कत? तो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और क्या लगेगा, और एक लगेगा कि जो अगर सपोज डैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी बोल दें, या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज वाला है। यहाँ पे तो सेम चार्ज वाला था तो रिपल्सन फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्ज वाला है तो कैसा फोर्स लगेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। चलिए इसका कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन पहला कंडीशन क्या है कि बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सन फोर्स से। अगर सपोज कर लो कि जो एफ अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो जाए, किससे, एफ रिपल्सन से, ये कैसा होगा, अगर सपोज कर लो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है और इसके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, कोई दिक्कत, और यहाँ से इसको आर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। अगर ये बहुत दूर है, अगर रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के अप्रोच नहीं आ रहा है, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहा है। अगर जब तक एक दूसरे क्लोज नहीं आएगा तब तक बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो क्या होगा, बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। क्या होगा, बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, बॉन्डिंग होगा ही नहीं। दूसरा केस क्या बोल देते हैं, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अब एक दूसरे क्लोज आ रहा है, एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरे के अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अगर क्लोज आ रहा है तो बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ से। तो क्या बोल सकते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस कि अगर ये क्लोज आते आते इतना क्लोज आ जाए ताकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा, इसका एक और चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे आर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर डिक्रीज कर रहा है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बोल देंगे आर ग्रेटर देन होगा बॉन्ड लेंथ से, इस केस में ऐसा होगा। बॉन्ड लेंथ से तो बड़ा तो होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक दूसरे क्लोज आ रहा है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तब क्या होगा, सपोज डैट कोई एटम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है, और कोई एटम यहाँ पे आ रहा है। अब इतना क्लोज आ गया है, इसके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बैलेंस कर दे, ओवरकम कर दे। तो उस केस में यहाँ पे जो आर होगा उसी को बोलेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल देंगे, उसी क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नेट फोर्स की बात करें तो इसको एफ नेट बोल देते हैं, 0 हो जाएगा। उस केस में जहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उसी को बोलेंगे बॉन्डिंग। और जितना डिस्टेंस पे होगा, मिनिमम डिस्टेंस पे, उसी को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, राइट। एक केस और बचा हुआ है, चौथा केस, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए फिर देखते हैं। चलिए तो देख लेते हैं थर्ड केस में क्या लिखे थे। थर्ड केस क्या था, जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता था फोर्स ऑफ रिपल्सन का, या बोल सकते थे नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स 0 के बराबर होता था। अगर इसको फिगर से देखें, सपोज कर लो एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, इसके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस आर है, क्या है, आर है। अगर यहाँ पे एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे के क्लोज जा रहा है, क्लोज जाते जाते क्या होगा,
आने कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगाना शुरू कर देगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है या न्यूक्लियस के अंदर भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन फोर्स भी तो लगेगा ना। तो कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। उस समय पे क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन जब इक्वल हो जाएगा तो उस डिस्टेंस पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। उसी पे ओवरलैपिंग होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसी डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। नेक्स्ट तीसरा, ये तो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का केस होगा। क्या होगा तब, क्या होगा, देन बॉन्ड फॉर्म होगा। एक और केस देख लेते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही ज़्यादा कर दे, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। सपोज कर लो कि अगर एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और इसी एटम को यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर दिए हैं, बहुत क्लोज कर दिए हैं इसको। देख लो यहाँ से, अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाए, इसको और ज़्यादा क्लोज कर दें तो क्या होगा, जितना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बॉन्ड लेंथ जितना होना चाहिए उससे कम होगा, उस डिस्टेंस उससे कम हो जाएगा तो क्या होगा, आर कम हो जाएगा, किससे, बॉन्ड लेंथ से। अब बॉन्ड लेंथ ही बड़ा होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा और ये तो उसके क्लोज आ गया है। और क्लोज आने के बाद क्या होगा, ये जो रिपल्सन फोर्स है, ये जो रिपल्सन फोर्स के बीच में है, ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे, अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम कर जाएगा। नहीं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एटम्स आर मोर क्लोजर टू इच अदर, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। तो इस केस में क्या, ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल कि बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। लेकिन एक और हो सकता है कि अगर आर कम हो जाए बॉन्ड लेंथ से, डेट इज, कहने का मतलब क्या है, जो उस केस में रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हो जाएगा किस पे, अट्रैक्शन फोर्स पे। रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने लगेगा अट्रैक्शन फोर्स से, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, उस केस में एफ रिपल्सन ज़्यादा होगा किससे, एफ अट्रैक्शन से। क्यों होगा, क्योंकि इफ़ वी बोल सकते हैं, इफ़ वी ब्रिंग टू एटम्स मोर क्लोजर टू, या बोल सकते हैं मोर क्लोजर टू इट्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, तब क्या होगा, देन वन एटम गोज आउट ऑफ प्लेन। एक एटम क्या होगा, प्लेन के बाहर चले जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन की वजह से ऐसा हो जाएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा। इसको अगर हम लोग फिगर से देखें, सपोज कर लो यहाँ पे एक कार्बन है, राइट, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये हाइड्रोजन अभी तो क्या है, ये जो बॉन्ड बना हुआ एक प्लेन में है, क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ, जिस पेपर में बना रहे उसी में है, प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन एक बॉन्ड होगा ऐसा, इसको हम लोग डैश बेज बोलते हैं, डैश बेज। इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर से दूर होगा ये बॉन्ड। एक और आएगा सॉलिड बेज, इसको ऐसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, देख लो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड बेज, सॉलिड बेज। ये क्या होगा, बॉन्ड टुवार्ड्स
ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की दिशा में होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। सपोज कर लो एक बॉन्ड यहाँ पे है, सपोज कर लो ऐसा है। एक बॉन्ड तो मान लेते हैं, दो बॉन्ड क्या प्लेन में है, एक प्लेन में आएगा, दो बॉन्ड ऐसे करके एक प्लेन में आएगा, ऐसा देख लो, ऐसा होगा। एक बॉन्ड जो है ऑब्जर्वर, सपोज करो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो क्या होगा, एक तो प्लेन में है, एक बॉन्ड क्या है ऑब्जर्वर से दूर है, इसको हम लोग डैश वेज बोलते हैं, इसको डैश वेज जो कि दूर है, एक बॉन्ड इधर की तरफ है जो ऑब्जर्व, सपोज कर लो मेरी दिशा में है, तो ये हो गया क्या, सॉलिड वेज, राइट। चलो देखो अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट कुछ है किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सपोज कर लो एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो चार्ज के बीच का जो एनर्जी होता है, दो चार्ज के बीच में जो एनर्जी डेवलप होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है k q1 q2/r। r क्या होता है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। टू चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम r को क्या करें, क्लोज टू जीरो करें, इस r को क्लोज टू जीरो, डेट मीन्स किया दो चार्ज को बहुत ही क्लोज करें, टेंस टू जीरो के आसपास, तो क्या होगा, अगर r को जीरो के टेंस टू करें तो कोई भी नंबर आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसमें जीरो से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैथमेटिकल टर्म है ये, जैसे कि सपोज कर लो कोई भी नंबर है, कोई नंबर ले लो, उसमें अगर जीरो से डिवाइड करते हैं टेन टू जीरो, तो जीरो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। अगर कोई भी सपोज करो जीरो में अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी के आसपास आ जाएगा। या सपोज कर लो कोई भी नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, कोई भी एक्स, उसमें अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे क्लोज टू जीरो हो जाएगा। या कोई भी नंबर है बड़ा से बड़ा, उसमें अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी के आसपास आ जाएगा। ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है जो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, राइट। अब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो कैसा हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, k q1 q2/r², और ये r² क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज के बीच का डिस्टेंस, राइट। चलो इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के विषय में। जैसे कि ये आपका जो है दिया, एक्सिस दिया हुआ, डिस्टेंस का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, डिस्टेंस का दिया हुआ है, इसको हम लोग r से इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे जीरो देखते हैं। तो ग्राफ कैसे लाई करता है, ये तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता है। इधर का मतलब क्या है कि r जैसे से बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, सपोज कर लो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है, अगर अभी क्या है, f अट्रैक्शन तो ज़्यादा है f रिपल्सन से, बहुत दूर पे है, और f अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, f रिपल्सन से, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो अभी क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा r केस में, तो यहाँ पे कौन सा होगा रीजन, ये कौन सा रीजन है, f अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, f रिपल्सन्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, धीरे 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 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जिस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आता है, उससे क्लोज आता है, उसी समय क्या होता है, उसी पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम का, कोई भी एटम का अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है, डेट मीन्स क्या है, वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं एफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा किसका, एफ रिपल्सन के, या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि देख लो ऐसा, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r, और इसी r को हम लोग बोल देंगे बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे होगा। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये रीजन कौन सा हो गया, यहाँ से आ गया बॉन्ड लेंथ, ये रीजन वाला जहाँ पोटेंशियल जीरो है। लेकिन अगर इस रीजन की बात करें, इस रीजन में क्या है कि फोर्स ऑफ
क्योंकि डिस्टेंस जो है बहुत ही क्लोज आ रहा है, बहुत छोटा, टेंस टू जीरो के साइड जा रहा है। डेट मीन्स वही वाला केस आ जाएगा, फोर्थ केस जो लिखवाए थे। कौन सा केस था वो फोर्थ केस, और जिसमें रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हो जाता था अट्रैक्शन फोर्स से, वो वाला केस। बोल सकते हैं एफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एफ अट्रैक्शन से। डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा, ये आउट वाला प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन वाला केस होगा, आउट ऑफ प्लेन वाला केस होगा। और यहाँ पे जो एनर्जी आया है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये जो एनर्जी ही तो बोलता है, इसी को बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। कोई दिक्कत। अब देखते हैं 2 पॉइंट और है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, या ड्यूरिंग बॉन्डिंग बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। एक और होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये क्या होता है, ये जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नहीं एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें तो क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, लेकिन ये जो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल से समझ लो, सपोज कर लो यहाँ पे कोई A2 है, B2 है, और ये बॉन्ड बना रहा है AB टू AB। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला तो आएगा, यहाँ पे A और A के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा ना। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या करेगा, ये बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब इंडोथर्मिक। डेट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। उसी तरीका से B में भी, A है यहाँ पे, इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इंडोथर्मिक प्रोसेस और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, A और B मिलके। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये AB बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी कम होगा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। कंडीशन देखते क्या सब है, कंडीशन फॉर बॉन्डिंग के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्सन। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एफ नेट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, राइट। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ के बारे में जान लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। पहला देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अगर ये 2 एटम बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। अगर सपोज कर लो एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे, इसके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, और ये R को बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन में, द मिनिमम डिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं, द
मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स is called bond length, is called bond length. क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी ये क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, वही तो होती है। ये क्या बोल सकते हैं? द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। धीमे धीमे पढ़ना है, समझते चलना, ठीक ना। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, राइट। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में देखेंगे, ठीक ना। पहले इसको नोट कीजिए एक बार। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं। दो टाइप के बॉन्ड है यहाँ पे, एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या है कि जो अगर जिसका बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल हो, ये होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। वीक बॉन्ड में दो टाइप का बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक क्या है? वैन फोर्स है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड एनर्जी का रेंज क्या होगा? जिसका 8 से इक्वल या ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा बॉन्ड एनर्जी, और 42 से लेस होगा बॉन्ड एनर्जी। किस में आएगा ये? किलो जूल पर मोल में आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसका क्या होगा बॉन्ड एनर्जी? इस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। इसका बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल से कम होगा। बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एनर्जी पे। जिस बॉन्ड को तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जिस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना कम एनर्जी लगती है वो उतना वीक बॉन्ड होता है। इसमें क्या है कि सबसे वीक बॉन्ड तो ये दिख रहा है, क्योंकि इसका जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी 8 से भी कम है। 8 से कम है तो ये वैन फोर्स जो भी गैसियस मॉलिक्यूल में लगता है जनरली। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या है? ये 8 किलो जूल से लेके 42 किलो जूल के बीच में होता है बॉन्ड एनर्जी, ये भी वीक कैटेगरी में आता है। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? जिसका बॉन्ड एनर्जी जो है 40 किलो जूल से ज़्यादा हो या इक्वल हो, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहलाता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की कैटेगरी में आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये किसके बीच में बनता है? मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है ये बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। यहाँ पर ये किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है, जो बॉन्डिंग होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ये भी ओवरलैपिंग से ही होता है, शेयरिंग से ही होता है। ये इसमें क्या होता है? सपोज कर लो, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अगर सपोज कर लो कोई एक एटम है, अगर कोई बी एटम है, तो एक एटम जो है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे एटम का क्या होना चाहिए? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होना चाहिए, नीड होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो। डैट इज बोल सकते लोन पेयर की तरह टर्म में होना चाहिए। तो ये क्या करता है? दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी दिखाते हैं। अब सवाल ये है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग से बनता है, तो आप बोलोगे कि सर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड की तरह दिखाइए। बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? अगर सपोज कर लो ये ए है और ये बी है, इसको दिखाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों शेयर किया, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक भी शेयर नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ये लिया है, इस पर होता है
नेगेटिव चार्ज। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीक़ा से भी दिखा सकते हैं, चाहे तो इस तरीक़ा से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको और डिटेल पढ़ेंगे जब एक एक करके चैप्टर में पढ़ेंगे ना, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक मेटालिक बॉन्ड जो कि मेटल के बीच में बनता है, मेटालिक बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि जिसका एनर्जी 8 से लेके 42 के बीच में होना चाहिए। इसमें दो टाइप का बॉन्ड बनता है, एक इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आप इसको याद रख सकते हैं फोन से, FON। ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत, सही है। नेक्स्ट देखते हैं वंडर वाल फोर्स, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल में लगता है। किस टाइप का बॉन्ड बनता है इसमें, डायपोल फोर्स। इसमें क्या होता है, इसका नेम क्या है, डायपोल, DP से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, डायपोल आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे पोल क्रिएट होता है, इसमें चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। डायपोल फोर्स, इसको हम लोग किसम फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या होता है, जिसको इंड्यूस्ड किया जाता है, डायपोल बनाया जाता है, राइट, उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसको हम लोग डिवेव फोर्स भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, सही चल रहा है। नेक्स्ट क्या है कि इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करके डायपोल बनाते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, इसको लंडन फोर्स भी बोलते हैं और डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। एक नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, आयन एंड डायपोल एंड आयन और इंड्यूस्ड डायपोल, ये जो है वंडर वाल फोर्स में कंसिडर नहीं किया जाता। आयन डायपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डायपोल आर नॉट considered as वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए तीनों बॉन्ड को हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। सपोज कर लो यहाँ से एक लाइन खींचा मैंने और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, इस पॉइंट को बोल देते हैं ये 8 है, इस पॉइंट को बोल देते हैं 0 है और इस पॉइंट को बोल देते हैं 42 है। ये इधर से आगे है। अच्छा आप खुद बताओ, अगर 42 से ऊपर जाएगा, ये क्या बॉन्ड एनर्जी है, ये क्या है सब, ये सब बॉन्ड एनर्जी है। अगर बॉन्ड एनर्जी 42 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, मतलब किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा ये, राइट। अगर ये बॉन्ड एनर्जी 8 से 42 को 8 किलो जूल से लेके किलो जूल पर मोल से लेके 42 किलो जूल के आसपास इसके बीच में रहे, तो कौन सा कैटेगरी आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कैटेगरी। कौन सा होगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कैटेगरी आएगा। और 8 से कम हो तो वंडर वाल फोर्स, क्या बोल सकते हैं, वंडर वाल फोर्स वाला कैटेगरी। तो आप इसको भी चाहे तो आसानी से समझने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि अगर 42 से ज़्यादा है किसी का एनर्जी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में आएगा, अगर वो 8 से 42 के बीच में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैटेगरी में आएगा, अगर ये 0 से लेके 8 के बीच में है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, राइट। तो आप इसको आराम से नोट करो। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड को देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखेंगे, मेटालिक बॉन्ड को देखेंगे और सारे ओवरलैपिंग देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के भी पढ़ेंगे, सारे कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला। आप लोग ध्यान से इसको नोट बनाते चलो और ध्यान से समझते रहे आप लोग, राइट। चलो थैंक यू।